अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम बात करेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर दी गई है और इसके बाद क्या इसके सियासी असरात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक भी इस वक्त मुशावरत की जा रही है। आने वाला सियासी खाका अपने तज्जियाकारों से डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में आगे जाकर। ज़रा पहले कराची की सिंध की बात करते हैं, क्योंकि मामला कुछ यूँ है कि 15 तारीख को होने हैं बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, और आज गो के सिंध हुकूमत की तरफ से कोशिश भी की गई कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और ये 15 जनवरी को इंतखाबात ना हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर कायम, और उन्होंने कहा है कि हर हालत में 15 जनवरी को ही इंतखाबात होंगे। इसके बाद शर्जील मेमन साहब ने आकर कुछ कयास आराइयाँ जो कि एक ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक हो रही थी उनको थोड़ा क्लेरिफाई किया। वो कहते हैं कि जी अब इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि कह दिया है कि 15 जनवरी को होंगे तो तभी होंगे, जो ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक बातचीत हो रही थी अब हुकूमत ऐसा कुछ नहीं सोच रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि सिंध में ख़ास तौर पर न सिर्फ वफाक में बल्कि सिंध में भी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की, हुकूमत की, वो उनसे कुछ वादे हुए थे, उनसे कुछ सेटलमेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसका क्या? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी उठाए गए। ये भी कहा गया कि मुत्तहिद ज़रूर हैं, शरीफ ज़रूर हुए हैं, लेकिन कागज़ के शेरों को काबू करना भी आता है। साथ ही साथ ये भी फ़ारूक नसीम साहब ने कानूनी नुक्ता उठाया कि जब हुकूमत ने जो हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपना नोटिस है वो वापस ले लिया, तो फिर क्यों इलेक्शन कमीशन ने किसी दूसरे फरीक को सुने बगैर ये फ़ैसला जारी कर दिया कि 15 को ही होंगे? ये तो सारा प्रोसेस ही फिर नल एंड वॉइड हो जाता है। इस नुक्ते के ऊपर भी ज़रा गौर करेंगे, और फिर ऑफ कोर्स सियासी मामले में चल क्या रहा है, इसके लिए बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि मौजूदा हल्का बंदियों के तहत जो बल्दियाती इलेक्शंस होंगे उसमें फ़ायदा किस जमात का है। ऊपर ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं जमातें, उनसे मुतल्लिक सवाल करेंगे। और ये भी जमा खातिर कि कल MQM ने ऐलान किया था कि वो 15 जनवरी को इंतखाब नहीं होने देंगे। अब उस पर किस तरह से किस हद तक अमल होता है ये भी ज़रा पूछते हैं। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें, महमद सरफराज साहिबा हमारे साथ हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन के थ्रू। मज़हर साहब, ये जो आज सारी एपिसोड हुई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी ने धोखा किया MQM के साथ? नहीं, मेरा ख्याल है धोखा तो नहीं किया, लेकिन देखिए बुनियादी तौर पे MQM की इस वक्त डिफ़िकल्टी क्या है। ज़ाहिर है एक डिलिमिटेशंस पे उनकी एक रिजर्वेशंस हैं, बहुत पहले से रिजर्वेशंस हैं, वो उनका पॉइंट अपनी जगह है। लेकिन इस वक्त 15 जनवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो ये जो MQM के मुख्तलिफ फैक्शंस हैं इन्होंने अलग अलग सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है ज़ाहिर है अब वो सारा टाइम निकल गया। कैंडिडेट जो है ज़ाहिर है MQM बहाली कमेटी के अपने कैंडिडेट्स हैं, PSP के अपने कैंडिडेट्स हैं, MQM पाकिस्तान के अपने कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शंस में हैं, और वो ज़ाहिर है एक सिंबल के तहत तो इस वक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए भी MQM चाह रही थी कि इलेक्शंस आगे बढ़ जाएँ, और साथ में डिलिमिटेशंस के बारे में। अब सिंध गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? सिंध गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने 3 जमातों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। उन्होंने जमात इस्लामी के साथ एग्रीमेंट किया जब जमात इस्लामी ने धरना दिया था, उन्होंने PSP के साथ एग्रीमेंट किया जब PSP ने धरना दिया था, और एक एग्रीमेंट उनका MQM पाकिस्तान के साथ था, और वो ज़ाहिर है ज़्यादा लार्जर वो था। अब अगर ये चीज़ें यही चीज़ आज से कुछ अरसे पहले होती तो शायद ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होती सिंध गवर्नमेंट भी MQM भी। अब अगर आज मेरी शर्जील मेमन साहब से जब बात हुई है तो मैंने उनसे स्पेसिफिकली पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे कानूनी माहिरीन देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि अगर इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मानता तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम इलेक्शन करेंगे, इसलिए कि हम फिर इलेक्शन नहीं रोक सकते अगर इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात की बातें हो रही थी। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, इसका फ़ायदा किससे होगा? इलेक्शन अगर इस सूरत हाल में 15 जनवरी को होते हैं और MQM पार्टिसिपेट भी करती है तो MQM को तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि वो MQM पाकिस्तान के सिंबल वाले होंगे, PSP के होंगे, अलग अलग वो होंगे, डिवाइडेड होंगे। जो इसका फ़ायदा इस वक्त 3 जमातें रेस में हैं, और वो हैं PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, और 367 का टोटल हाउस बनेगा आगे जाके। लेकिन 267 UC चेयरमैन और फिर रिजर्व सीट्स के ऊपर जिसने भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ली, गालिबन उनके दरमियान
एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, चाहे पीटीआई जमात इस्लामी हो या जमात इस्लामी। उस अंडरस्टैंडिंग का क्या हुआ जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने की थी? मुझे थोड़ा ये बताएं। कल हम भी बात कर रहे थे ऑर्डिनेंस की, आपने यहाँ पर सबसे पहले बताया क्यों नहीं ला रही है ऑर्डिनेंस, क्यों कोई कोशिश नहीं कर रही कि जो वफा की वादे किए थे एमक्यूएम से वो वफा किए जाएं? देखिए, उन्होंने एमक्यूएम से जो वादे किए थे ऑर्डिनेंस का तो वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था ना बल्दियाती इंतखाबात के लिए। उन्होंने तो कल जो उन्होंने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को, एमक्यूएम के कहने पे भेजा। पीपल्स पार्टी की अपनी जो तैयारी है वो तो अपनी जगह है उनकी तैयारी, लेकिन उन्होंने फायदा भी तो एमक्यूएम का, फायदा भी तो पीपल्स पार्टी का ही है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को वो इसलिए चाह रहे थे और अब भी चाहते हैं कि अगर एमक्यूएम भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और उनको वोट पड़ता है और उनके कुछ यूसी चेयरमैन जीतते हैं, तो वो और पीपल्स पार्टी मिलके इतनी इस पोजीशन में, उनके ख्याल में इस पोजीशन में होंगे कि बुरा नहीं किया आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ? पीपल्स पार्टी ने सबके साथ बुरा किया। मसला ये नहीं कहते मज़ा साहब, नहीं मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, मुझे गिला यही है, आप खुल के नहीं कहते। नहीं खुलकर बात कर रहा हूं ना। मैंने तो बुनियादी बात ही यही की कि पीपल्स पार्टी ने 3 जमातों से एग्रीमेंट किया। मुझे बताएं 3 जमातों से एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है, जब आपको पता है कि इससे कराची की तीनों जमातें वही चीज कह रही थी। आप तीनों के एग्रीमेंट उठा के देख लें, मोर और लेस वही हैं। तो आपने उसी वक्त सिंध असेंबली से जाके ये सारी चीजें जो है वो क्यों नहीं की? तीनों जमातें डिलिमिटेशन के हवाले से बात कर रही थी, जमात इस्लामी भी, पीएसपी भी, एमक्यूएम भी। तो आपने उसी वक्त अगर कर देते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में 2020 के बाद 120 दिन के अंदर होने थे। आईनी तौर पे। आपके पास वापस आती हूँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इसके बाद एमक्यूएम का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें कल फारूक सत्तार साहब के मुंह से हमने सुनी कि वो ये सोच रहे हैं इन ग्राउंड्स पे कि शायद इत्तेहाद से भी निकल आए। लेकिन अगेन आगे जाके मैं महमल को पहले शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। महमल, ये जो सारा मामला है इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या आप ये समझती हैं कि एक तरह से कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, एमक्यूएम को भी सेटलमेंट दी गई है, या पीपल्स पार्टी ने धोखा किया एमक्यूएम के साथ और गलत किया है? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो इलेक्शंस को वैसे ही रोकना या उसको डिले करना अलीना, जो बड़े अरसे से हो रहा है, ये अवाम के साथ सही चीज़ नहीं है। क्योंकि जो हम जब बार बार जमहूरियत की हम बात करते हैं, जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं, तो जमहूरी निज़ाम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है लोकल गवर्नमेंट। जब तक के ग्रास रूट्स लेवल से डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगा तो जो सही मानों में जमहूरियत जो है वो नहीं आती। तो इसलिए ये इलेक्शंस तो ठीक है कि हो रहे हैं, और हमने अभी तक के जो पोल्स देखे हैं अलीना, उसके अंदर हमने देखा है कि जमात इस्लामी जो है वो पीटीआई से भी आगे 28% एक पोल के मुताबिक तो जमात इस्लामी के चांसेस हैं, पीटीआई के 24% है। हालांकि नेशनल असेंबली की सीट्स पे पीटीआई आगे, लेकिन ये मैं बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही हूँ। फिर उसके अलावा हमने ये चीज़ भी देखी है लीना कि जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, खास तौर पे जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम को ये इलेक्शन अभी डिलिमिटेशंस की बात करते हैं, बिल्कुल उनका एक जेन्युइन मसला है, लेकिन मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि एमक्यूएम का वोट बैंक जो है वो ग्रेजुअली 2013 से अब तक कम ही होता गया है। और अब जो ये इकट्ठे करके एक मर्जर करके जब इकट्ठे होंगे तो वो समझते हैं कि शायद उनको उसका थोड़ा सा बेनिफिट हो। उसके ऊपर भी बहुत सारे जो उधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो यही उनको डाउट्स हैं अभी भी इस चीज के ऊपर। तो ये इलेक्शंस तो इस वक्त एमक्यूएम को तो सूट नहीं करेंगे। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, एक परसेप्शन ये है कि शायद ये जो डिलिमिटेशंस हैं ये पीपल्स पार्टी को ज्यादा फायदा दिलाए, लेकिन अगर हम पोल्स को देखते हैं तो उसके मुताबिक तो पीपल्स पार्टी उस तरह आगे नहीं है जितना कि जमात इस्लामी और पीटीआई है। तो वैसे भी खैर मेरे तो इसके अंदर यही है कि पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के साथ जो मुआहदे किए थे, जिस वक्त वो पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुए थे, उस वक्त भी बहुत लोगों को इस चीज पे डाउट था कि आया कि वो अपने इन मुआहदों पे पूरे उतरेंगे कि नहीं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उस वक्त बहुत गारंटीज दी थी। तो ये चीजें जब आप गारंटीज देते हैं तो उस पर फिर आपको उनके साथ देना चाहिए, और इस तरह से खाली सियासत के लिए वादे कर देना और फिर बाद में बिल्कुल ही उस चीज से पीछे हट जाना, उसकी भी फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने देखा है सियासत के ऊपर, और लोकली तो कराची को तो हमने वैसे ही अलीना ये देखा है, आप लोग तो उधर रहते हैं, आप मज़हर साहब उधर रहते हैं, कि कराची बहुत एक लावारिस शहर की तरह ही हमने देखा कि वहां पर एक हुकूमत जो होती है प्रोविंशियल किसी की होती है, तो जब अगर लोकल गवर्नमेंट किसी और की होती है तो एम्पावर्ड ही नहीं होती लोकल गवर्नमेंट, एंड विदाउट एन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट
डेमोक्रेसी के नॉट वैसे तो पूरे सिंध का यही हाल है। सिंध में आप जिस शहर की बात करेंगी वहाँ पर ये हाल है, लेकिन कराची के साथ तो क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पर तो एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो ज़रा बेहतर हालात होंगे, लेकिन वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद इस इशू को डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 15 जनवरी को ही होगा। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, सिंध हुकूमत के इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करने के बावजूद कि वो ये जो मौजूदा हल्का बंदियाँ हैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं है। मुनीब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बुनियादी सवाल तो अपनी जगह, लेकिन आज फ़ारूक नसीम साहब ने कानूनी नुक्ता उठाया। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जब ये हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है तो फिर इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला देना बनता ही नहीं था। उन्होंने गलत फ़ैसला दिया है, और वो भी किसी फरीक को सुने बगैर। वो कह रहे थे कि हम ही बुला लेते रहनुमाई के लिए। इसके ऊपर रोशनी डालिएगा और ये भी कहिएगा क्या ये आगे जाकर अदालत में चैलेंज हो सकता है और फिर उसके क्या मुज़मरात होंगे? देखिए, अदालत में तो कोई भी फरीक इसे ले जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इन हल्का बंदियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है उनके ख्याल में, और मेरी जाती तौर पर भी बहुत से दोस्तों से बात हुई जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, वो ये कहते हैं कि बेहतरीन हल्का बंदियां है। मसला सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है और जमात इस्लामी को भी इन हल्का बंदियों से कोई मसला नहीं है। अब इशू ये है कि ये मामला इवेंचुअली अदालत में, पहले भी इलेक्शन कमीशन में जा चुका है, ये दोबारा अदालत में जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात करवाने में कोई भी डिले होता है तो वो तो सीधा सीधा वायलेशन है 140A की। अब उसमें वजह क्या है? उसमें वजह सियासी इंजीनियरिंग है, सियासी अपॉर्चुनिज्म है। क्या अदालत को कन्विंस कर पाएंगे? लेकिन मेरा ख्याल है ये बदकिस्मत मामला है कि ऐसे इश्यूज के ऊपर सारा जो बोझ है वो अदालत के ऊपर चला जाता है। फिर कोई एक अदालती फैसला किसी एक के हक में आता है, किसी एक के खिलाफ आता है। जिसके खिलाफ आता है वो ये कहता है कि ये फैसला जो है ये मैनेज किया गया है और ये तो कानून के टच स्टोन्स के ऊपर पूरा नहीं हो सकता। लिहाजा जो बात फरूक नसीम साहब कर रहे हैं बसत एहतराम, उनको अगर इस बात से उनका एक मौक़िफ़ था तो उनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन से खुद भी रुजू करते हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक जमात है, उसके पास जाया जा सकता है, उन्हें अपने मौक़िफ़ पेश किया जा सकता है। लिहाजा ये सिचुएशन बड़ी अजीब है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बाकायदा तौर पर कमीशन के पास भी और सिंध हाई कोर्ट में भी सब जगह से हो गए ना, और सब जगह से रिजेक्ट हो गई इनकी दरख्वास्तें। मसला ये है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इशू है वो ज्यादा इस बात से है कि उनका ख्याल है कि हल्का बंदियां किसी एक जमात को देने के लिए, तकवीयत बख्शने के लिए और उनके खिलाफ जानबूझकर की गई है। इसमें लीगल जो मामला है वो कम है और सियासी ज्यादा है। अब कौन डिसाइड करेगा कि हल्का बंदियां दुरुस्त किस तरह होती हैं? क्या ये फैसला पीपल्स पार्टी पर छोड़ दिया जाए या ये फैसला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैठ के अकेले डिसाइड करेगी कि जी इस तरह की हल्का बंदियां होंगी तो हमें मंजूर है, वो हल्का बंदियां फिर पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी को मंजूर नहीं होंगी। लिहाजा ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि बदकिस्मत मामला है कि फैसला अदालत से होगा और अदालत फिर किसी एक के हक और किसी एक के खिलाफ देगी, जो कि फिर भी काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, ये हल्का बंदियों वाला पॉइंट जो उठाया मैं साहब, इस पे आपकी रहनुमाई देखिए, यूसीज में ये बातें हुई हैं और ये खासतौर पे कराची के साथ ये मामलात होते रहे हैं। मरदमशुमारी जिस तरह है कि मरदमशुमारी में कहीं एक हल्का जो है वो उसका 5 लाख है, कहीं 2 लाख है, और यही MQM का इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि कहीं यूसीज कम वोटर पे ज़्यादा यूसीज, जहाँ वोटर्स की तादाद कम है वहाँ यूसी ज़्यादा है, और जहाँ वोटर्स की तादाद ज़्यादा है वहाँ यूसीस कम है। तो ये चीज़ अगेन मैं ये कहूँगा कि इसमें लेट बहुत हो गया, आप डिले बहुत कर दिया आपने। ये सारी चीज़ें आज से पहले डिसाइड हो जानी चाहिए थी, ये चीज़ें बहुत पहले सारी होती हैं, लेकिन हम ऐन वक्त पर चाहते हैं। जैसे स्पेसिफिक देखें, मुनीब भी बताएंगे, स्पेसिफिक है ना, लोकल बॉडीज 4 साल का टेन्योर है। जिस वक्त टेन्योर ख़त्म होता है उसके टेन्योर ख़त्म होने के 120 दिन के अंदर अंदर लाजमी है इलेक्शन कराना। अब अगर आप इलेक्शन नहीं कराते, अब 2020 अगस्त 2020 में ये पिछली जो लोकल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हो गई थी। सवाल ये है कि अगस्त 2020 से लेके
आज आप आ गए हैं जनवरी 2023 में। फैक्ट इज एमक्यूएम गई, एमक्यूएम सिंध हाई कोर्ट भी गई, इलेक्शन कमीशन भी गई, उसने ऑप्शंस इस्तेमाल किए, एग्जॉस्ट किए, लेकिन मसला ये है, जैसे हम इसके सियासी पहलू पे भी गौर, मैं जानना चाहती हूँ सियासत कर कौन रहा है? अगर एक जमात को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी अलायंस पार्टी बैठती, उससे पहले सुनती, उसने भी नहीं सुना, अब वो आके बातें, या दोनों मिलके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं अलीना, देखें, उन्होंने जो बात हो रही है ना कि उन्होंने अपने तमाम फोरम एक्सरसाइज कर लिए ना, एमक्यूएम ने, उनको रिलीफ नहीं मिला। एग्जैक्टली। उन्होंने इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन में रिलीफ नहीं मिला। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट गए, सिंध हाई कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला। और तो मगर अगर आपके तमाम अदालतों में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की, तो अगर तमाम अदालतों से आपको रिलीफ नहीं मिला, और अगर आज आप ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला जो है वो वायलेशन है, तो अब उस वायलेशन को कैसे रोक सकते हैं? स्टे के लिए आप गए, स्टे भी नहीं मिला। तो अब ये जो मामला है, इलेक्शन के बाद अगर आप जाएं और इन इलेक्शन को चैलेंज करें, और आपके पॉइंट में वजन होगा, तो ये इलेक्शन नल एंड वॉइड भी हो सकते हैं। तो ये अब इनके ऊपर है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अब 15 जनवरी के इलेक्शन रुक नहीं रहे। न्यायी साहब, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए जी, क्राइसिस ये है कि ये बड़ा ही गुंजलक मामला है। पहले जो बात होती है, हर चीज सियासत के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमक्यूएम पता नहीं कब से बात कह रही है, लेकिन जो उसमें अंदर जो उसने उसको एक असर्टिव या एक बड़े सख्ती से कहा, तो वो पिछले चंद हफ्ते पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। और ये जाहिर है कि हुकूमत में भी हर वक्त जान उन्हीं का आलम होता है कि हम वफाकी हुकूमत से अलग हो रहे हैं। फिर उनकी जरदारी साहब से बातचीत शुरू हो गई, डिटेल में मदर साहब ने, और फिर कानूनी नुक्ते जो है मुनीफ साहब ने और महमल ने, सब ने तफसील में बताया। देखिए, बुनियादी 2-3 चीज समझने की कोशिश करें। ये एक अजीबो गरीब कराची शहर की बदकिस्मती है। ये लाहौर के अंदर नहीं है, ये रावलपिंडी में नहीं है, जो पाकिस्तान के दूसरे 2-3, पेशावर में नहीं है। कराची की बदकिस्मती क्या है? कराची के अंदर एमक्यूएम के मफादात जो हैं वो क्लैश करते हैं। एमक्यूएम कहता हूँ, कराची के जो मफादात हैं, जो कराची की नेटिव आबादी है, जो अपनी उनकी आबादी है, जो डोमिसाइल कराची है, वो कराची की अर्बन आबादी से उनके मफादात का टकराव है। अब हम हुकूमत सिंध की बनती है, आपकी रूरल हुकूमत बनती है, दही इलाकों से जो लोग इलेक्ट होते हैं उनकी मेजोरिटी वो हुकूमत बना लेते हैं। और कराची के अंदर अब देखें जी, 50 से 60 से हर चीज में कोटा था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने, ये स्टूडेंट्स थे। तो मैं मियां वाली डोमिसाइल पे था, तो मुझे मिल जाता था दाखिला। एक जो था, जिसको कहना चाहिए कि शहर के जो रिमोट एरिया की वजह से, तो एमक्यूएम के पास ये था कि कराची के अंदर वो सिंधी जो कराची में रह रहे हैं, वो जब कोटे पे आते थे तो दही कोटा इस्तेमाल कर लेते थे। अब एमक्यूएम ने इस वक्त गलत टाइम पे गलत स्ट्रेटेजी बनाई है। उनका जो पहले ही सियासी तौर पे बहुत कमजोर थे, ये इत्तेहाद जो उनकी सियासत को ताकतवर कर सकता था, वो अंडरमाइन हो गया है। उसी अंडरमाइन हो गया है कि गलत टाइम पे 7 इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। अगर चले जाते शायद ये इलेक्शन हार जाते, और लेकिन इस तरह ना होता कि इस इत्तेहाद का वैसे ये भी वैसे अभी हतमी नहीं है कि इन्होंने बॉयकॉट किया कि नहीं किया ना? नहीं किया, बॉयकॉट नहीं किया। मैं बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी, अगर बाइकआउट करेंगे तो खराब होंगे। वो ये कहते हैं कि डैम इफ दे डू एंड डैम इफ दे डोंट। अगर बाइकॉट करते हैं तो भी खराब होंगे, आगे कुआं पीछे खाई, हर तरह से नुकसान उनका है। क्योंकि इन्होंने जो इनिशिएटिव है वो अपना खो दिया है, क्योंकि जो बनाना था जिसका इस इत्तेहाद। अच्छा, आगे इनके हाथ में है क्या? आई एम श्योर आपके जहन में भी ये सवाल है। आई एम श्योर आपके जहन में भी ये सवाल है। मैं चाहती हूँ ब्रेक पे जाने मदद साहब से जल्दी से ये सवाल करूँ। मदद साहब, व्हाट डू यू थिंक? कल फारूक सत्तार साहब को मैंने सुना, उनकी सजेशन है कि अगर हमारे वादे वफा नहीं हो रहे तो फिर हम विफाक में जो इत्तेहाद है उससे भी निकल आए। क्या इस पे गौर किया जाए? उस पे फिर खालिद मकबूल ने कह दिया था कि पॉलिसी डिसीजन है। ये जाहिर है, देखिए अभी तो जाहिर है एमक्यूएम के जो फैक्शंस मर्ज्ड हुए हैं, टू अर्ली फॉर दैट। इनमें अभी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या बनता है और ये चीज़ें आगे की हैं। लेकिन फिल फॉर जो है वो एमक्यूएम जो रिलीफ चाह रही थी, लगता ये है कि वो रिलीफ उन्हें नहीं मिल पाया है। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब,
ऐलान हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली तहलील कर दी है। अब बस रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है, जिसके ऊपर गवर्नर साइन करें ना करें वो तहलील हो जानी है। लेकिन इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक मुशावरत चल रही है। वैसे फवाद चौधरी साहब ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि परसों तक उसकी तहलील का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली में फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कहती है कि वो जो अपने इस्तीफ़े हैं उनकी तस्दीक के लिए जाएगी। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम ये कर रही है इस वक्त तक कि एक जनरल इलेक्शंस की फ़ज़ा कायम हो गई है मुल्क में। लेकिन एक तरफ ये, दूसरी तरफ हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अप्रैल के बाद यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो सियासत की, उसमें चेयरमैन इमरान खान साहब बार बार इल्ज़ाम लगाते रहे मुल्की इदारों के ऊपर जानिबदारी का। इलेक्शन कमीशन को ले लीजिए, उसके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, बहुत दफ़ा उनको तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनके खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनको ख़ास तौर पर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन फिर ये देखने में आया कि इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे फैसले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में आए। इसी तरह से ये देखने में आया कि इमरान खान ने गाहे गाहे अदालतों को भी तनकीद का निशाना बनाया और उनके ऊपर भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन फिर ये भी देखने में आया कि वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा जहाँ पर मिलने की ज़रूरत थी। अब पंजाब असम्बली वाले मामले को ही ले लीजिए, जो तहलील तक बात पहुँची है वो भी अदालत के फ़ैसले की वजह से ही और वहाँ पर सारा मामला सॉर्ट आउट होने की वजह से ही यहाँ तक मामलात आए हैं। तो अब जब ये सब कुछ हो गया और इमरान खान ने तहलील कर दी असम्बली, तो क्या ये सब ये इंडिकेट करता है कि इमरान खान जो इदारों के ऊपर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा रहे थे वो गलत साबित होता है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने यही सवाल रखा है, हाँ या ना का उनके पास ऑप्शन है। महमल, आपसे शुरू करते हैं। और महमल की मुस्कुराहट का आज राज ये है कि वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिल के आई हैं। तो महमल, अब जवाब भी दीजिएगा और थोड़ा ये भी बताइएगा कि अब खान साहब के माइंड में क्या चल रहा है आगे। खुश तो बड़े होंगे खान साहब। जी अलीना, बिल्कुल खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट भी थे और खुश भी लग रहे थे। जहां तक ये जो आपका सवाल है, जरा इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लूं। देखिए अलीना, सियासी इंजीनियरिंग ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हुई नहीं या होती नहीं है या अभी भी नहीं हो रही होगी। हमने देखा, हमारे सामने एग्जाम्पल है कि चेयरमैन सेनेट के लिए वोट होना होता है, उस वक्त की ऑपोजिशन के पास 64 लोग होते हैं, 14 लोग जो हैं वो वोट ही नहीं देते और फिर वो 14 लोग आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुए। वो 64 के 64 बैठे उसी रात खाने भी खा रहे, मीटिंग भी अटेंड करें, जबकि पता है एक दूसरे को कि इनमें से 14 लोग हैं कि जिनको मैनेज किया गया। तो ऐसी चीज नहीं है कि ऐसी चीजें होती नहीं है और बिल्कुल, लेकिन ये बात भी है कि जिस तरीके से हमने अपनी तारीख के अंदर देखा है कि वो अदालती फैसले हों या वो ईसीपी की तरफ से हो या वो और जो है इदारों की तरफ से, जिस तरीके से जो दूसरी पार्टीज को धचका दिया जाता है उस तरीके से नहीं पीटीआई के साथ हुआ। आप देखिए कि 63A की जो रूलिंग आई उसकी वजह से इनको पंजाब में भी एक फायदा हुआ, क्योंकि आइन में तो 63A में जो उसकी फिर तशरीह की गई, आइन में कुछ और था लेकिन जो उसकी तशरीह की गई कोर्ट्स की तरफ से, उसकी वजह से हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन भी हमारे सामने है ना, कि वो इसी वजह से फिर पंजाब की हुकूमत जो नून लीग की जो थी वो गई। तो उसके अलावा भी अगर आप देखें कि जो अभी तक इलेक्शन के भी रिजल्ट हैं, इवन ये जो आपने गवर्नर की भी एग्जांपल दी कि वो डी नोटिफाई भी हो रहे थे, फिर अदालत से उसमें रिलीफ मिल जाता है। पीटीआई को तो अदालतों से भी रिलीफ मिलता रहा है, ईसीपी ने भी कोई ऐसी चीज नहीं की कि जिसके ऊपर उनके ऊपर जो है वो, वरना हमने देखा है कि बाकी जमातों के साथ तो यहाँ पर क्या क्या होता रहा है, किस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग की गई है। तो उस हद तक अगर देखा जाए तो अभी भी पीटीआई के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में वो एक्शन या वो सियासी इंजीनियरिंग जो नहीं। दूसरी तरफ मैं ये एक चीज जरूर कहूंगी कि पीटीआई वाले एक बात कहते हैं, वो ये है कि उनके ख्याल में कि प्रेशर होते हुए भी, सियासी इंजीनियरिंग का बहुत प्रेशर है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर भी है, लेकिन उसके बावजूद लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं, पीटीआई के अपने लोग जो है वो मुनर्रिफ नहीं हुए हैं। और पीटीआई वाले ये कहते हैं, वो जाहिर बात है अब तो काफी चीजें उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी बता दी कि उनको कोई थ्रेट्स भी कर रहे थे या पैसों की भी ऑफर से दूसरी भी चीजें थी, लेकिन एक क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट पीटीआई के साथ है तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है पीटीआई के उनके साथ खड़े हैं। तो ये शायद इस वजह से भी, लेकिन हमने एक और चीज भी अलीना देखा है कि ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सियासी इंजीनियरिंग होती गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे टूटती नहीं है। हमें मुशर्रफ का दौर भी याद है जब पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने क्या करने की कोशिश की, उसके बाद फिर नून लीग के साथ ये जो पैनामा के बाद क्या हुआ,
PMLN भी नहीं टूटी। इसी तरीके से अगर PTI के साथ भी ट्राई और ये चीजें हो रही हैं तो ये सियासी इंजीनियरिंग हर दफा कामयाब नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानिए को उन्होंने एक लार्जर देन लाइफ बयानिया बनाया, उसके ऊपर उनको एक अगेन वही पब्लिक सपोर्ट मजहर साहब हासिल थी। लेकिन आज जब ये देख रहे हैं लोग कि उन्हीं इदारों की तरफ से जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट भी हो रही हैं, खान साहब के हक में भी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है ये खान साहब का वो वाला जो बयानिया है उसको कुछ धचका लगा है? देखिए अलीना, PTI को अगर आप तहरीक से तहलील तक देखें तो आपको नज़र आएगा कि नेट रिज़ल्ट में क्या हो रहा है। नेट रिज़ल्ट में इमरान खान कामयाब हो रहे हैं। यानी 2 मरतबा पंजाब असम्बली में ये कोशिश हुई कि किसी तरीके से PTI की गवर्नमेंट ओवरथ्रो हो जाए, नहीं हो पाई। बाई इलेक्शंस हुए, उसमें PTI जीत गई। तो इमरान खान की डिमांड्स एक्सेप्ट हो रही हों या नहीं हो रही हों, जो मेन उनको सपोर्ट मिल रही है वो ये मिल रही है कि इलेक्शंस होते हैं तो PTI जीत जाती है। असेंबलीज डिज़ोल्व करने की कोशिश हो तो उसमें PTI को अपर एज हासिल है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि PMLN जो है वो मुझे एक डिवाइडेड हाउस नज़र आ रही है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि सारे फैसले नवाज़ शरीफ साहब कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब लंदन से आने को तैयार नहीं है, मरियम नवाज भी चली गई। यानी पंजाब में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहने का कह रहे हैं, उसमें इलेक्शन भी पॉसिबल था, सब कुछ था, लेकिन जो मुतवक्को उम्मीदवार थे ये PMLN के हमजा शहबाज, वो मुल्क में ही नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं नॉन सीरियस अंदाज में इनका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा इमरान को हो रहा है। अब अगर असम्बलियाँ कल तहलील हो जाती हैं या रात को तहलील हो जाती हैं, 90 रोज़ में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो PMLN उन इलेक्शन के लिए मुझे जहनी तौर पे तैयार नज़र नहीं आ रही। बहुत उनको डिफ़िकल्टी होगी। और इसका आगे जाके देखें, ये पंजाब असम्बली के इलेक्शन अगर हो जाते हैं, KP के इलेक्शन होते हैं, तो उसका लामोहाला नफसियाती फ़ायदा जो है उनको कौमी असम्बली के इलेक्शन में आगे जाकर होगा। तो हर चीज़ें नेट रिजल्ट में इमरान खान के फेवर में जा रही हैं। ये जो पूरा का पूरा आपने बताया है, तो इसका तो टेक्निकली यही लग रहा है कि सियासी माहौल एक तरफ, लेकिन खान साहब जो इदारों के ऊपर बात कर रहे थे और ख़ासकर उनके बारे में कहते थे कि भाई इंजीनियरिंग हो रही है, ये मेरे खिलाफ हैं, ये मेरे हक में नहीं है, तो वो तो सारा कुछ उनके हक में गया, होता गया जैसा खान साहब चाह रहे थे। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर मादी की अगर पार्टियां आप देखें ना, PMLN पीपल्स पार्टी, इसमें फ़र्क इस वक्त यह आज नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने वोटर और सपोर्टर को मुतहर्रिक रखा हुआ है। ये नहीं है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं 10 महीने में कि जी इलेक्शन कब होंगे। वो सड़कों पे हैं, कभी कोई कॉल दे देते हैं, कभी कोई कॉल देते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो वो हर चीज़ में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट किया हुआ है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी टारगेट किया हुआ है। गलत टारगेट किया हुआ है, सही टारगेट किया हुआ है। उनका वोटर उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अपने तौर पर तो अचीव कर रहे हैं हर चीज़। अपने तौर पे वो हर चीज अचीव कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि इवन अगर गलत कर रहे हैं खान साहब, लेकिन उनका वोटर वो बाय कर रहा है तो वो सही है, वो गलत साबित नहीं हुआ। जाहिर है, क्या उसको नेट रिजल्ट में उनको कामयाबी मिल रही है ना। ठीक है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एंड रिजल्ट उनके हक में आया है, तो वो गलत किया सही, खान साहब को फायदा ही करे और वो सही साबित हुआ। एक छोटी सी ब्रेक, बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय जानेंगे फिर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इदारों पर इल्ज़ाम लगाते आ रहे हैं जानिबदारी का और सियासी इंजीनियरिंग का, लेकिन उन्हीं इदारों से उनको रिलीफ भी मिला। तो क्या ये साबित करता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इल्ज़ामात लगा रहे थे उनमें जान नहीं, वो गलत हैं? नियाजी साहब देखिए जी, इमरान खान साहब के सियासत के 2 हिस्से हैं। एक है एक्टिविटी और एक है जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना इलेक्शन में और उसको उसके रिजल्ट्स लेना। मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक इमरान खान साहब जो सियासत की है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, और अब भी जो कर रहे हैं उसका अभी भी मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकता हूँ कि उनको रिजल्ट्स अच्छे लाएगा या बुरे लाएगा। लेकिन एक चीज जो इमरान खान साहब को पसंद भी है, उनको सूट भी कर रही है कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, वो लहू गर्म रखने का है एक बहाना, वो एक एक्टिविटी उनकी जान है। उनको सियासत का ये उससे ज्यादा उनको ये इंजॉय कर रहे हैं, या उनके साथ एक चीज जो है उनको मुताबिक चल रही है कि वो एक एक्टिविटी। अब देखें, अगर इलेक्शन होते हैं फर्ज किया और KP में और पंजाब में वो इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं, तो वो एक कैंपेन जो उन्होंने अप्रैल से शुरू की हुई थी, अप्रैल से भी चंद हफ्ते पहले उन्होंने जो जैसे दिन शुरू कर दिए थे, वो एक कैंपेन फिर उनको मिल जाएगी।
फिर वो जलसे कर रहे होंगे, जुलूस कर रहे होंगे कैंडिडेट से, क्योंकि उनकी एक जरूरत होती है जलसे करना। खान साहब को बुलाएंगे, खान साहब जलसे करेंगे, सारे जो टीवी टाइम है वो ऑक्यूपाई उनका जो है ना उनके पास होगा, और टीवी पे ज्यादा ज्यादा उनको चेहरा नजर आएगा। महमद सरफराज को फिर कई दफा मिलेंगे, फिर उसके बाद जो है उनका एक निजाम चलता रहेगा। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मुझे तकलीफ से ये कहना पड़ता है कि खान साहब की सियासत की जो है ना, जो हम जोर शोर सुनते हैं, उसकी वजह ये मरहून मिन्नत है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो आपका बुनियादी सवाल है। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ साहब आज सियासत में क्यों नहीं है, मरीम नवाज सियासत में क्यों नहीं है? क्या वो रज़ाकाराना तौर पे नहीं है? नहीं, उनके साथ जो निजाम उन पे नाफिज किया गया था, इमरान खान साहब को छू के भी नहीं गुजरा। जिस क्राइटेरिया पे उनको सजाएं दी गई थी, अब सामने आ गया है ना। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब केस जब चला था तो क्या गुफ्तगू हो रही थी, बाजवा साहब ने खुद ये बातें जावेद चौधरी को बताई है कि किस तरीके से हमने इमरान खान साहब को उसके जो जबड़े से निकाला सुप्रीम कोर्ट के जॉ से, उनको कहा कि जहांगीर तरीन को टोक दो और इमरान खान साहब को छोड़ दो। तो इमरान खान साहब, उनको क्या हुआ, वो नाअहल लोग है, इनको छू के कोई नहीं गुजरता केस। तो नंबर एक। नंबर दो बात यह कि बाजवा साहब ने जो ये जुल्म किया है कि अपनी एक्सटेंशन के लिए उन्होंने इमरान खान साहब का ये आपको फिर चंद हफ्ते बाद, चंद महीने बाद, चंद सालों बाद पता चलेगा कि अप्रैल से लेके 29 नवंबर 2022 तक इमरान खान साहब को बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब की मेहनत और मुशक्कत के साथ जिंदा रखा गया। क्योंकि आप एक कश्फ तस्वर में ये कहें कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट कर दिया जाता सियासत से, अप्रैल या मई में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता, तायात पाबंदी लगा दी जाती, जैसा कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे इस्तेबदाद में सब कुछ करने की हिम्मत, ये कुव्वत है, अगर कर दिया जाता तो उस पीडीएम पे जिसमें नवाज शरीफ, फजल रहमान, जरदारी साहब है, उसको ये कैसे हैंडल करती? चुनांचे एक एक्सटेंशन का ख्याल था कि इमरान खान जिंदा रहता है, वो अब मौसम बन गया, अफरीत बन चुका है, उसको जिंदा कहा गया कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन उसके जोर पे मिले। इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन दे दी। अभी नवाज शरीफ साहब ने और कोई फैसला किया या नहीं किया, लेकिन एक फैसला उन्होंने किया है, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब को एक्सटेंशन मैं नहीं देनी, और इसी के ऊपर इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को भी गए। लेकिन आज की तारीख में नक्सल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो पिछले 2014 से शुरू है, 2016 से शुरू है, 17 से शुरू है, उसकी जो विक्टिम है वो नवाज शरीफ है, फैमिली है। आज भी वो उसका फायदा उठा रहे हैं। इमरान साहब को तब भी फायदा हुआ है, आज भी फायदा हुआ है कि बाजवा से बाय डिफॉल्ट हुआ है कि बाजवा साहब की एक्सटेंशन से इमरान साहब को जिंदा रखा गया। बाकी जो है और साथ एक्टिविटी है उनको एक्टिविटी मिल गई है, वो यही उनके लिए काफी है। इलेक्शन मिले या ना मिले, रिजल्ट कुछ हो जाए, रिजल्ट थोड़ा सा न्यायी साहब ने थोड़ा सा चकरा के रख दिया है। न्यायी साहब आपने अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। आपके पास मैं आती हूँ जरा, लेकिन मैं मुनीब फारूक साहब, टाइम बड़ा कम रह गया, शामिल गुफ्तगू करती हूँ। पहले मुनीब साहब, इस चीज़ के ऊपर आप क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इदारों, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अदलिया के ऊपर बड़ी दफ़ा इमरान खान साहब ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो हमारे सामने ही है कि क्या क्या, लेकिन वहीं से खान साहब को रिलीफ भी फिर मिलता रहा। तो क्या आज हम ये कह सकते हैं कि खान साहब जो सियासी इंजीनियरिंग पर इदारों को जानिबदार कहते थे, इंडिपेंडेंट इदारों को खास तौर पे, वो गलत था? देखिए, इमरान खान साहब, अगर आप हम में से कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान साहब अपना जो उनका तर्ज अमल है उसमें कोई तब्दीली ले आएंगे, मैं एक बात, लेट्स अज्यूम करिए इंतखाबात होते हैं और वो नताइज नहीं आते जो कि इमरान खान साहब चाह रहे हैं, तो इमरान खान साहब 1 मिनट से पहले अपने ट्विटर पर जाएंगे या फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर देंगे कि ये धांधली हो गई है। उनको तो वो जिसे कहते हैं ना टोटल सक्सेस और नथिंग एट ऑल, वो वाला काम है कि भाई मुझे तो मुकम्मल कामयाबी चाहिए, और मेरा तो जो इस वक्त ग्राफ है वो ऐसा ही है जिसपे मैं कोई किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, और ना ही अगर कोई मेरे उम्मीद के मुताबिक अगर कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो उसमें कुछ धांधली हुई है। जहां तक बात इदारों की है, देखिए मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे मुल्क में कहने के लिए बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल या ग्राउंड रियलिटीज कुछ ऐसी हैं जो नहीं बदलती, और उससे फिर मसाइल भी जन्म लेते हैं। इमरान खान साहब ने जो सहूलत एंजॉय की थी, अब जाहिर बात है उनको पता है कि बहुत सी चीजें किस तरह होती हैं। उन्होंने सियासी जमातों को, अपनी हुकूमत को जिस तरह से मैनेज करवाया इदारों से,
वो उनको पता है। फिर अब जब कुछ हो रहा होता है तो उसको वो इसी तरह लेते हैं कि ये तो देखिए डायरेक्ट इंटरवेंशन है, ये तो फलाने को फोन आ रहा है, फलाने को ये कहा जा रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर किसी का इंटरेस्ट अब मुख्तलिफ है और ग्राउंड रियलिटी से या सियासी हालात से अब हर कोई बेखबर रहना चाहता है। ऐसा नहीं है। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स। अभी भी बहुत कुछ स्टेक पर है और बहुत सी चीजों के ऊपर अगर इंटरवेंशन उतनी नेकेड नहीं होती या उतनी ब्लेटेंट नहीं होती तो एटलीस्ट कंसर्न जरूर होता है कि भाई ये हो रहा है, ये क्या तमाशा है, या इसको सुधारना है तो उसका क्या तरीकाकार है। इसका तरीकाकार ये है कि सियासी जमातों को ये अर्ज किया जाए कि भाई बैठे और बात करें या खुद कुछ हाथ पांव मारे जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये जो तासुर है कि ये बिल्कुल ही कोई ताल्लुक नहीं है और सब कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है या गैर सियासी कुव्वतों का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वो एक मुसल्लमा हकीकत है, एक बहुत बड़ी रियलिटी है, ना उससे कोई डिनाई कर सकता है। अब जैसे उसकी मिसाल आप ये ले लीजिए कि जो कराची में हो रहा है, ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का सारा जो चला ये बगैर किसी ट्रिगर के तो नहीं चला ना जी, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कोई तो है। कामरान टसूरी साहब अकेले तो हो नहीं सकते। आज हमारे पास टाइम इतना ही था, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।